हेलो एवरीवन, आज हम आपके पेपर BCOC 135 कंपनी लॉ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। अगर आपको हमसे गेस्ट पेपर्स खरीदने हैं तो यू कैन श्योरली विजिट अवर वेबसाइट विच इज़ shop.hindustanknowledge.com। आप सिंपली गूगल पर जाइए, इस नाम को टाइप कीजिए तो ये वेबसाइट ओपन होगी विथ सम इंटरफेस लाइक दिस। यहाँ पर इस बॉक्स में आपको टाइप करना होगा अपना पेपर कोड, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ BCOC 135। जैसे ही आप नाम टाइप करेंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही में अवेलेबल गेस्ट पेपर्स आपके सामने आ जाएंगे। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लैंग्वेज को चूज़ कीजिए। जैसे ही आप लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो इस तरह सा एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करके आप इस गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। अगर इस वेबसाइट से गेस्ट पेपर को परचेज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे नंबर जो कि है 9580023321 इस नंबर पर कांटेक्ट करके भी गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। इन गेस्ट पेपर्स की हेल्प से आप इजीली एग्जाम्स में 90 अप स्कोर कर पाएंगे। तो आइए चलिए हम वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। बिफोर वी बिगिन अवर वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, What do you mean by Memorandum of Association? Enumerate the different clauses of Memorandum of Association और जिसे हम MOA भी बुलाते हैं, ठीक है? So let us see. The MOA, the Memorandum of Association is a very important legal document for company, ठीक है? It is an important legal document. It is often called the Charter of Company. Please remember this. This is also known as the Charter of the Company. Why? Because it defines the company's relationship with the outside world. It contains the basic details about the company and tells what the company is allowed to do and what it cannot do. बहुत ही clearly mention किया जाता है MOA में, that is Memorandum of Association में, कि कंपनी क्या क्या काम करने के लिए allowed है और क्या क्या काम वो नहीं कर सकती। In simple words, the MOA sets the scope of activities of a company. A company cannot go beyond the powers mentioned in its memorandum. जो भी powers, जो भी activities already company ने खुद ने MOA में mention किए हैं वो उससे बाहर का कोई भी काम या उससे बाहर की कोई भी powers exercise नहीं कर सकती। If it does anything outside it, such acts are considered as invalid. अगर इससे बाहर कुछ भी किया जाएगा तो automatically it will be considered as invalid. The MOA is prepared at the time of company formation and must be registered with the registrar of companies. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ही कंपनी फॉर्म होती है उसी टाइम पे MOA प्रिपेयर कर दिया जाता है, नंबर 1। नेक्स्ट थिंग, इससे द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है, राइट, व्हेन अ कंपनी इज फॉर्म्ड। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट क्लॉजेज ऑफ MOA? द फर्स्ट वन, नेम क्लॉज, ठीक है? ये जो पूरा एक जो डॉक्यूमेंट है हमारा लीगल डॉक्यूमेंट वो डिफरेंट क्लॉजेज में डिवाइड होता है। फर्स्ट क्लॉज इज नेम क्लॉज। नाउ as the name suggests, this clause contains the name of the company. The name must be unique and should not be similar to any existing company. हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो नाम रख रहे हैं अपनी कंपनी का वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ यूनिक नेम। नाउ वेरी सिंपल एंड कॉमन इंफॉर्मेशन, पब्लिक कंपनीज यूजुअली यूज लिमिटेड एट द एंड, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो पीछे लगेगा प्राइवेट लिमिटेड, और अगर के पब्लिक कंपनी है तो ऑफ कोर्स सिंपली पीछे वर्ड लगेगा लिमिटेड, ठीक है? नेक्स्ट इज द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ठीक है? कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होने वाला है? दिस क्लॉज मेंशंस द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ऑफ द कंपनी। इट टेल्स इन विच स्टेट द कंपनी इज लोकेटेड, ठीक है? दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल द ऑफिशियल कम्युनिकेशंस एंड लीगल नोटिसेस आर सेंट टू दिस पर्टिकुलर एड्रेस। अगर कल को कुछ भी होगा तो कंपनी की एक ऑफिशियल एड्रेस होगी जहां पर हर एक चीज़ लीगल कम्युनिकेशन अगर करना है तो कहां पर किया जाएगा? तो जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगी कंपनी की वहां पर हर चीज़ भेजी जाएगी, ठीक है? सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव द रजिस्टर्ड ऑफिस, और ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए MOA में, ठीक है?
Object clause. This is one of the most important clauses. It defines the main objectives of the company. What are those? एक तो what business the company will do, what activities it can undertake. ये पहले से ही बहुत important है to decide and then frame. ठीक है, बिकॉज इसके बाहर की कोई भी एक्टिविटीज कंपनी नहीं कर पाएगी. ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था. सो जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे, जो भी बिजनेसेस यहाँ पर पहले मेंशन किए जाएंगे, उसके अंडर ही कंपनी को काम करना है. ठीक है. लायबिलिटी क्लॉज. दिस क्लॉज एक्सप्लेन्स द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स. मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स. ठीक है. नाउ in most companies liability is limited to the amount unpaid on shares. देखिए सिंपल बात है, liabilities shareholders की limited होती है. to what amount? to the amount of the shares which is unpaid. ठीक है, उतना ही अमाउंट का लायबिलिटी एक शेयर होल्डर के पास होगा, उससे ज़्यादा शेयर होल्डर की लायबिलिटी नहीं होगी. दिस मीन्स द मेंबर्स आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर द कंपनी डेट्स बियॉन्ड देयर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अगर किसी इंसान ने शेयर खरीदा किसी कंपनी का, ठीक है, तो वो बन गया शेयर होल्डर या फिर कह सकते हैं मेंबर. अब देखिए क्या होगा, अगर वो शेयर फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ का है, लेकिन अभी एज अ शेयर होल्डर मैंने ही वो शेयर खरीदा, 5 रुपीज़ पे कर चुकी हूँ, 5 रुपये पे करना बाकी है, तो एक्चुअली जो बाकी का अमाउंट है ना ₹5 उतनी ही मेरी लायबिलिटी है. उससे ज़्यादा कल को ये कंपनी डेट में चली जाती है तो मेरी लायबिलिटी उसकी तरफ कुछ भी नहीं होने वाली. ओके, इट इज़ अ लिमिटेड लायबिलिटी. राइट, नेक्स्ट देखिए कैपिटल क्लॉज. ओके, व्हाट इज द कैपिटल क्लॉज? So the clause specifies the total capital of the company, the total authorized share capital कितना होगा. ठीक है, जिसको of course डिवाइड करके फिर शेयर्स का नंबर और वैल्यू डिसाइड किया जाता है. डिविजन ऑफ कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड वैल्यू. ठीक है, दिस हेल्प्स द इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. अगर आप कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी आपको डिसाइड करना है और MOA में इंक्लूड करना है. एसोसिएशन या फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज. दिस clause contains a declaration by the founders or the subscribers that they agree to form a company. It includes what? It includes first names, addresses and the signatures of the subscribers. Next, the number of shares each subscribers agree to take. के मेरा शेयर, ठीक है, जो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कितने होंगे, वो आप अग्री करोगे कि इतने मेरे होंगे. जो नेम्स है सब्सक्राइबर्स के वो आ जाएंगे, वो कहाँ पर रहते हैं, विद देयर सिग्नेचर, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होगा. इसीलिए ही नाम है सब्सक्रिप्शन क्लॉज. ठीक है. नेक्स्ट इज कंक्लूजन. लेट अस कंक्लूड. द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट दैट गाइड्स अ company's activities. It protects the shareholders and outsiders by clearly defining the company's powers and limits. इसमें दोनों चीज़ें आ गई कि उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो कहाँ तक एक्सपांड होंगी. ठीक है, उसकी क्या क्या पावर्स है, उससे आगे बढ़ के कंपनी कोई भी काम नहीं कर पाएगी. तो इन दिस वे शेयर होल्डर्स को पहले से ही पता होगा दैट व्हाट दे आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन. ठीक है, ये किस तरह की कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. ईच क्लॉज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एंश्योरिंग द कंपनी ऑपरेट्स लीगली एंड ट्रांसपेरेंटली. ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ क्लियरली ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी मेंशन कर दिया गया है. राइट, नाउ this was all about the first question. Let us go to the next question, which is what is insiders trading? Why is it illegal? देखिए नाम पढ़ते हैं पहले तो. insiders trading, right? Insiders trading क्या होता है? Insiders trading means buying or selling shares of a company using secret or non-public information. देखिए नाम अगर पढ़ेंगे तो वहां से ही हमें मीनिंग समझ आ जाता है. Insider trading करना मतलब शेयर्स को बाय करना या सेल करना using some secret इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो नॉन पब्लिक है. इसका मतलब जनरल पब्लिक को उस इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है. दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स एंड इज नोन ओनली टू अ फ्यू पीपल इनसाइड द कंपनी सच एज डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और एम्प्लॉयज. समझिए आप एक कंपनी में काम करते हैं और आप बिकॉज यू आर अ एम्प्लॉय ऑफ अ सर्टेन कंपनी, आपको पता चल गया कि ऐसी कुछ
स्कीम लाने वाली है, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जो है हमारे शेयर्स के ऑफकोर्स रेट्स जो हैं, प्राइजेस जो हैं वो एकदम से हाई हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगी, ऑफकोर्स सिंपली एज एन एम्प्लॉय, अब मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन पता है, अब ये इन्फॉर्मेशन अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, ओके ये तो मैं एम्प्लॉय हूँ इसलिए मुझे पता है, तो इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा के एज एन इनसाइडर, बिकॉज आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एज एन इनसाइडर आई विल परचेज द शेयर्स, सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स राइट नाउ, क्योंकि मुझे पता है कि कल को जब प्राइस बढ़ेगा, ये इंफॉर्मेशन लोगों को पता चलेगी, तो अचानक प्राइस में राइज आ जाएगा, और उस समय फ़ायदा उठाने के लिए अभी से मैं शेयर खरीद लेती हूँ, और बाद में जब प्राइस ऊपर होगा, इंक्रीज होगा, तब मैं उस शेयर्स को सेल कर दूंगी। ठीक है, तो इस तरह का जो फिनोमेना होता है उसे कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज अ कंपनी इज गोइंग टू अनाउंस वेरी हाई प्रॉफिट्स नेक्स्ट ईयर, इफ an employee already knows this and buys shares before the news becomes public, they can earn a big profit once the share price rises. This is called insiders trading. ठीक है, यहाँ भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जैसा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। ठीक है, तो नाम से ही पता चल जाता है कि एज एन इनसाइडर आप अगर उस कंपनी में काम करते हो, आप एक डायरेक्टर हो, आप एक एम्प्लॉय हो, उसके नाते ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होगी जो अभी तक पब्लिक को पता नहीं है, नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा करके अगर आप उसी कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग करते हो, तो इस तरह की ट्रेडिंग को कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। नाउ व्हाई इज इट इलीगल? ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग इज इलीगल इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज बिकॉज इट इज अनफेयर एंड हार्मफुल टू द स्टॉक मार्केट। हियर आर द मेन रीजंस। अब ये रीजन समझें उससे पहले आप हमारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, सो लेट मी प्लीज इन्फॉर्म यू ऑल कि ये जो इनसाइडर्स ट्रेडिंग है वो इंडिया में भी इलीगल है। येस, इट इज इलीगल इन इंडिया। अगर ऐसा किया जाता है तो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है इंसान को, एज वेल एज hefty फाइन्स भी भरने पड़ सकते हैं। ठीक है, first is, what is the reason? Unfair advantage. In a stock market, all the investors should have fair access to the information. Insider trading gives some people an unfair advantage because they use secret information to make profits while others invest without knowing the full facts. देखिए, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सभी को नहीं पता, बट जिसको पता है उसका फायदा उठा के उसने शेयर खरीद लिए या बेच लिए और प्रॉफिट कमाया, तो ऑब्वियसली इट इज एन अनफेयर एडवांटेज जो उस पर्सन को है, जो उस इनसाइडर को है, राइट? तो वो बाकियों के लिए अनफेयर है। सो एज simple as that. Okay, next is loss of trust. The stock market works on trust. Obvious सी बात है. If people believe that the insiders are cheating and making easy money, they may lose confidence in the system. This can reduce participation in the market and harm the economy. Overall कभी भी देखिए स्टॉक मार्केट ट्रस्ट पे चलता है। अगर वहाँ पर लोगों को ऐसा लगने लगा कि कोई पर्टिकुलर कंपनी में ये इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, वो चीटिंग से पैसा कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो शेयर मार्केट है उस पर ही ट्रस्ट कम हो जाएगा और लोग वहाँ पर पैसा लगाना कम कर देंगे। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द market as well as in the country also, right? Harm to small investors. Small or ordinary investors suffer the most because they do not have access to inside information. This may end up making losses while the insiders make profit using the secret knowledge. Simple बात है। देखिए, ऐसे लोग जो छोटे इन्वेस्टर्स है, ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स है, ऑर्डिनरी पब्लिक लाइक अस, उन्हें तो ये सारी इंफॉर्मेशन पता नहीं होगी, राइट? द इनसाइड इंफॉर्मेशन। तो हम जैसे लोग हो सकता है कि लॉसेस करें और जाके ये इनसाइडर्स जो हैं वो इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन नॉलेज को यूज़ करके प्रॉफिट कमाएं, तो हम जैसे स्मॉल इन्वेस्टर्स को, जनरल पब्लिक को हार्म होता है, राइट? दैट्स अ रीज़न. Next is market manipulation. Insider trading can disturb the natural functioning of the market. Prices should change based on publicly available information. देखिए, इंसाइडर ट्रेडिंग में होता क्या है, जो नेचुरल फंक्शन है मार्केट का वही डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि प्राइजेस एक्चुअली लॉजिकली कैसे चेंज होती है, दे शुड चेंज एज पर द इंफॉर्मेशन विच इज मेड पब्लिक, जो एक्चुअली सभी को पता है। उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही जनरली मार्केट में, शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के प्राइजेस, शेयर के प्राइजेस अप होता है या डाउन होते हैं, ठीक है? But now, when insiders act secretly, prices may move unfairly and unpredictably. लेकिन अब कुछ उसमें insiders हैं, ठीक है,
उनको कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता है, उसका अगर वो यूज़ करने जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट प्राइजेस पे भी आएगा, और इससे जो प्राइजेस में जो इंक्रीज है या जो रिडक्शन है वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा और अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की, उन्होंने कुछ परचेज किया या उन्होंने कुछ सेल किया शेयर्स का, उसकी वजह से प्राइजेस में कुछ चेंजेस आने लगे। अब ये जो प्राइजेस में चेंज आए, ऑफ कोर्स इट इज एन अनफेयर चेंज एंड अनप्रिडिक्टेबल चेंज, जो दूसरों को तो नहीं पता है तो वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो जो इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे हो सकता है कि उन्हें लॉस फेस करना पड़े, राइट। Ethical and legal reasons. Using confidential information for personal gain is considered unethical. Simple बात है, ये पूरी चीज़ ही unethical है, क्योंकि आपने ऐसी किसी information का use किया है अपने personal gain के लिए जो information सभी के पास नहीं थी. It is a misuse of trust and position. Of course, as an insider of the company, आपको कंपनी वाले ट्रस्ट करते हैं, इसलिए कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता चली बिकॉज ऑफ योर पोजीशन इन द कंपनी, और उसका आपने अनफेयर यूज किया, अनएथिकल यूज किया. देयरफॉर लॉज आर मेड टू प्रिवेंट सच बिहेवियर एंड एंश्योर फेयरनेस. और इसी की वजह से इसे इलीगल माना जाता है, राइट. एंड लॉ ट्राइज टू प्रोटेक्ट द we can say the rights of the general public or the shareholders in it. Inside trading is a practice of using the confidential company information to buy or sell shares for personal profit. It is illegal because it creates unfair advantages. Obviously, unfair advantage तो किसी के पास नहीं होना चाहिए. Reduces trust, it harms the investors and disturbs the market system. To maintain fairness and transparency, governments and regulatory bodies, just like SEBI, okay, strictly prohibits insider trading and punishes those who engage in it. ठीक है, illegal है तो obviously अगर आप ऐसा कुछ करना चाहेंगे तो उसके consequences या repercussions rather तो आने ही वाले हैं. Now the third question, what are different types of shares which a company can issue? Explain equity shares with differential rights as to voting, dividend or otherwise. Can a company issue non-voting shares? Yes, of course, but we will see. ठीक है, अ कंपनी कैन रेज मनी बाय इशूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स. ठीक है, कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, तो उस कंपनी को अगर कोई भी फंड रेज करना है, ठीक है, पैसे चाहिए, वो क्या करेगी, शेयर्स इशू करेगी. किस तरह के शेयर्स इशू कर सकती है, तो पहले है इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स आर द मोस्ट कॉमन शेयर्स. एक्चुअली देखिए, आर द कॉमन टाइप्स ऑफ शेयर्स. पीपल हु होल्ड दीज शेयर्स आर कॉल्ड द इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है, उन्हें माना जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स. दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, याद रखिएगा, एंड हैव वोटिंग राइट्स ऑल्सो. वो रियल ओनर्स माने जाते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स भी होती है. देयर डिविडेंड प्रॉफिट शेयर इज नॉट फिक्स्ड एंड डिपेंड्स ऑन द कंपनीज परफॉर्मेंस. हर एक साल कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उसके बेस पे ही उनको डिविडेंड मिलता है, प्लस उन्हें वोटिंग राइट्स मिलते हैं. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स, देखिए नाम पे से बहुत सारी चीजें हमें इजी हो जाती हैं याद रखनी और समझनी. प्रेफरेंस, देखिए प्रेफरेंस मींस प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन टू वे. अब एक है इक्विटी शेयर होल्डर्स और एक है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. तो जैसे कि नाम है, कुछ तो प्रेफरेंस मिलेगा इन शेयर होल्डर्स को. ठीक है, तो क्या प्रेफरेंस मिलेगा, दो तरह के प्रेफरेंस मिलता है. एक है दे रिसीव अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड. अब इक्विटी शेयर्स में हमने क्या पढ़ा कि उनका डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता, बिकॉज वो डिपेंड करता है हाउ द कंपनी इज एक्चुअली परफॉर्मिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका डिविडेंड फिक्स्ड है. नेक्स्ट, दे आर पेड बैक फर्स्ट एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी. कल को अगर कंपनी लिक्विडेट हो गई, ठीक है, तो सबसे पहले किसका पैसा दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा वापस दिया जाएगा. ये भी एक प्रेफरेंस हुई, राइट. सो इन दो तरीकों से उन्हें प्रेफरेंस मिलती है ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स. हाउएवर दे यूजुअली डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स एक्सेप्ट इन स्पेशल सिचुएशंस. ये याद रखिएगा, कुछ ना कुछ इतने प्लसेस हैं तो एक आध माइनस होगा, राइट. तो यहाँ पर एक क्या चीज़ है डिफरेंट, एक और भी चीज़ है कि भैया इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे तो उनको मिलेंगे वोटिंग राइट्स, राइट. लेकिन अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो आपको डिविडेंड तो पक्का मिल ही जाएगा फिक्स्ड रेट पे. लिक्विडेशन के टाइम पे भी आपका पैसा पहले वापस किया जाएगा, पर आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट सर्टेन सिचुएशंस और स्पेशल सिचुएशंस. नेक्स्ट है, समझते हैं इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स. दीज आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स ही होते हैं वेयर द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल इक्विटी शेयर्स. इसीलिए तो नाम है डिफरेंशियल राइट्स के साथ. ठीक है, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स. इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स आर शेयर्स दैट कैरी डिफरेंट राइट्स एज टू, किसके लिए राइट्स डिफरेंट होते हैं, वोटिंग, डिविडेंड और अदर एस्पेक्ट्स. ठीक है, देखिए पढ़ते हैं.
What are the features of these kind of shares? Different voting rights. देखिए, these shares may have lower or higher voting power. देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स है तो वोटिंग राइट तो होने ही वाली, लेकिन डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स है तो वोटिंग पावर हायर भी हो सकती है, लोअर भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अ शेयर होल्डर में गेट ओनली 1 वोट फॉर एवरी 10 शेयर्स इंस्टेड ऑफ 1 वोट पर शेयर. नॉर्मल सिचुएशन में अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर है तो हो सकता है उसे क्या मिल रहा है, 1 वोट पर शेयर. लेकिन यहाँ पर है इक्विटी, डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक चेंज हो सकता है कि यहाँ पर फॉर एवरी 10 शेयर्स दैट यू हैव यू विल गेट 1 वोट. ठीक है, सो दैट इज अ डिफरेंस. नेक्स्ट इज डिफरेंट डिविडेंड राइट्स. टू कंपनसेट फॉर लोअर वोटिंग राइट्स, कंपनीज में ऑफर अ हायर डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स. हो सकता है क्योंकि वोटिंग राइट में कहीं ना कहीं कम वोटिंग राइट्स मिली हैं, तो इस चीज को कंपनसेट करने के लिए ऐसी सिचुएशंस में कंपनी क्या करती है, तो डिफरेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड ज्यादा पे किया करती है. ठीक है. फ्लेक्सिबिलिटी. कंपनी यूजेस डीवीआरस, दैट इज द डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स विदाउट लूजिंग कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट. देखिए, वोटिंग राइट्स इनको इक्वल बेसिस पे नहीं मिल रहा है एज कंपेयर टू द अदर इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो ऑफकोर्स कंपनी क्या कर रही है, इस तरीके से कंपनी अपने मैनेजमेंट को, अपने पास जो कंट्रोल है वो अपने पास रख रही है. ठीक है, वो मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है वो लूज करना नहीं चाहती है, वो शेयर करना नहीं चाहती है विद लॉट ऑफ शेयर होल्डर्स. दैट इज द रीजन दे कम अप विद दिस डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स. ठीक है. एग्जाम्पल, if a company wants to raise money but does not want to reduce the control of the existing owners, वो क्या करेगी, it may issue the differential equity shares with low voting rights but higher dividend. Actually यही चीज होती है कि अगर कंपनी को, ठीक है, पैसा तो चाहिए, फंड रेज करना है, लेकिन अपना जो पावर है वो डाइल्यूट नहीं करना है, तो इस केस में इस तरह के शेयर्स किए जाते हैं इशू. इससे क्या होगा, अच्छा खासा डिविडेंड दे देंगे, लेकिन जो वोटिंग राइट्स हैं वो लो रखे जाएंगे. ठीक है. एडवांटेजेस. इट हेल्प्स कंपनीज रेज फंड्स. ऑफ कोर्स वो तो मेन पर्पस ही था, टू रेज फंड्स. मेंटेन कंट्रोल विद द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट. आपका जो पावर है, कंट्रोलिंग पावर, वो ज्यादा डाइल्यूट नहीं होता है. ठीक है. तो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट जो है वो अपना कंट्रोल मेंटेन कर सकती है. अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स हु प्रेफर हाई डिविडेंड्स ओवर द वोटिंग पावर्स. इस तरह के शेयर होल्डर्स यहाँ पर ऑफकोर्स ये लेना पसंद करेंगे जो कि किसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है, दे आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग हायर डिविडेंड्स, दे आर नॉट एक्चुअली मच इंटरेस्टेड इन द वोटिंग पावर. ठीक है. डिसएडवांटेजेस. लिमिटेड वोटिंग पावर फॉर इन्वेस्टर्स. ये तो होगा ही. ठीक है, कि उनका जो वोटिंग पावर है लिमिटेड है, भले उनको डिविडेंड मिल जा रहा है. लेस कंट्रोल इन द कंपनी डिसीजंस. ऑफ कोर्स अगर वोटिंग पावर लिमिटेड है तो उनका जो कंपनी में जो डिसीजंस ले जाएंगे उसमें उनका कंट्रोल इतना नहीं रहने वाला है. कैन अ कंपनी इशू नॉन वोटिंग शेयर्स? देखिए, यस, अ कंपनी कैन इशू द शेयर्स विद द नो वोटिंग राइट्स बट ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ऐसा अलाउड नहीं है ऐसे शेयर्स इशू करना जिसमें कोई भी वोटिंग राइट ना हो, बट ऑफ कोर्स कुछ कंडीशंस तो होंगी. इन इंडिया कंप्लीटली नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स आर जनरली नॉट अलाउड. ठीक है. हाउएवर कंपनीज कैन इशू इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. इसीलिए तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आया है कि एकदम नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स नहीं होते. इक्विटी शेयर्स है तो वोटिंग राइट तो होगा ही, बट अब ऐसा कर सकते हो कि डिविडेंड हाई दो और वोटिंग राइट को थोड़ा सा कम कर दो. ठीक है. इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इस केसेस में ही इशू की जाते हैं, विच में हैव वेरी लो और रिस्ट्रिक्टेड वोटिंग पावर. प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑल्सो सिमिलर टू नॉन वोटिंग शेयर्स बिकॉज अब कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो प्रेफरेंस शेयर्स और डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं. कैसे? दे नॉर्मली डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स. हमने प्रेफरेंस शेयर्स में पढ़ा था कि प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड फिक्स्ड होता है, लेकिन वोटिंग राइट ज़्यादातर क्या होता है, दे डू नॉट कैरी द वोटिंग राइट्स. ठीक है. डिविडेंड फिक्स्ड होता है और लिक्विडेशन के टाइम पे एडवांटेज होता है, हमने ये पढ़ा था. दे डू नॉट हैव द वोटिंग राइट्स बिकॉज इट्स प्रेफरेंस शेयर्स. ओके. दूसरा, दे कैन वोट ओनली इन स्पेशल केसेस सच एज वेयर देयर डिविडेंड इज नॉट पेड. अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए, डिविडेंड पे किया ना जाए, उस केस में ही वो इंटरफियर कर सकते हैं कंपनी के साथ. अदरवाइज ऐसा कुछ ना हो तो प्रेफरेंस शेयर्स वाले यूजुअली वोटिंग राइट्स कैरी नहीं करते. और डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स में भी यही है कि वोटिंग राइट जो है वो लिमिटेड होता है. ठीक है. In conclusion, companies can issue equity shares, preference shares and equity shares with differential rights. ठीक है.
Now, this equity shares with differential rights are used for balancing the control and the investment needs, while fully non-voting equity shares are not commonly permitted. Companies can, देखिए fully non वोटिंग इक्विटी शेयर्स तो पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज इक्विटी शेयर्स है तो वोटिंग राइट्स तो आ ही जाएंगे. कंपनीज कैन इश्यूज shares with limited voting rights and preference shares act as a near alternative to non-voting shares. Non-voting shares की बात करें तो आपको याद रखना है वो होते हैं preference shares, ठीक है. लेकिन उसी चीज को थोड़ा सा अगर चेंज करें तो हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स, जहां पे वोटिंग राइट कम है, डिविडेंड ज्यादा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस इन डिटेल द टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स. कंपनी मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे अलाउ ओनर्स ऑफ द कंपनी टू टेक key decisions, review performance and control management. These meetings are mainly of three types होते हैं. First is the annual general meeting. It is a compulsory meeting held once every year by every company. At the end of a financial year, it is compulsory for a company to arrange an annual general meeting. What are the features? The key features are it is held after the end of the financial year, once a year after the financial year ends, which is usually on the 31st March. ऑल शेयर होल्डर्स आर इन्वाइटेड टू अटेंड. प्रॉपर एक नोटिस दी जाती है और हर एक शेयर होल्डर को इन्वाइट किया जाता है कि आइए आप इसे अटेंड कीजिए. पर्पस क्या है? टू प्रेजेंट एंड अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनेंगे, ठीक है, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है. टू डिक्लेयर डिविडेंड्स, अभी ईयर एंड हो गया, फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, प्रॉफिट्स या लॉसेस, ठीक है, डिक्लेयर होने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुके हैं, तो उसके लिए अगर प्रॉफिट्स किया है या जो भी परफॉर्मेंस है उसके बेस पे डिविडेंड्स तो अनाउंस होंगे ही, राइट. टू अपॉइंट और रीअपॉइंट डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, किसी केस में अपॉइंट करने हैं, रीअपॉइंट करने हैं, तो यहाँ पर भी वही करना, उसी के लिए भी वो चीज़ प्रेजेंट की जाती है एनुअल जनरल मीटिंग में. टू डिस्कस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, दिस इज एक्चुअली अ मेन पर्पस के पूरे साल जो कंपनी की है परफॉर्मेंस कैसे रही उस पर डिस्कशन किया जाता है. द AGM ensures transparency and gives shareholders a chance to ask questions and understand how the company is functioning. एनुअल जनरल मीटिंग में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है और शेयर होल्डर्स के पास पूरा राइट है कि वो क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, रिगार्डिंग द दैट हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग, हाउ इज इट फंक्शनिंग, क्या चल रहा है, चीज़ें कैसे काम कर रही है कंपनी में, ठीक है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जैसे नाम है, देखिए उसी पे से हमें मीनिंग पता चल जाएगा. एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज हेल्ड व्हेन अर्जेंट मैटर्स नीड टू बी डिस्कस्ड एंड कैन नॉट वेट अंटिल द नेक्स्ट AGM. ये मीटिंग तब रखी जाती है जब कुछ ना कुछ ऐसे अर्जेंट मैटर आ चुके हैं और आप ईयर एंड की एनुअल जनरल मीटिंग के लिए वेट नहीं कर सक रहे हो, ठीक है. दिस मैटर्स रिक्वायर अटेंशन, अर्जेंट अटेंशन, ठीक है. फीचर्स क्या है? इट इज नॉट हेल्ड रेगुलरली, ओनली व्हेन रिक्वायर्ड. ऑफ कोर्स रेगुलरली तो एनुअल जनरल मीटिंग तो है ही, बट ये तो अर्जेंसी के केस में है. इट कैन बी कॉल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बाय शेयर होल्डर्स. अंडर सर्टेन कंडीशन शेयर होल्डर्स भी इस मीटिंग को बुला सकते हैं, या तो जनरली राइट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टू कॉल द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. व्हाट इज द पर्पस? टू डील विद द स्पेशल और अर्जेंट बिजनेस मैटर्स, ठीक है. ऑफकोर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अर्जेंट बेस पे है, तो इसलिए ही बुलाई गई होगी, कुछ ना कुछ अर्जेंट मैटर है जिससे डिस्कस करना है, राइट. एग्जाम्पल्स इंक्लूड क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द एग्जाम्पल्स कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आपको बुलानी पड़ी तो पहले तो कंपनी रूल्स में कुछ ना कुछ चेंज है और जो सबको बताने ज़रूरी है. अप्रूविंग सर्टेन मर्जर्स आर टेकिंग प्लेस. सपोज आपकी कंपनी किसी और कंपनी के साथ मर्जर कर रही है तो उस केस में, और या तो किसी डायरेक्टर को, ठीक है, रिमूव करना है, इस केस में इंपॉर्टेंस. द Extraordinary general meetings help the company take quick decisions in important situations without a delay. अगर कोई अर्जेंट मैटर आ जाता है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला करके जल्दी से डिसीजंस लिए जा सकते हैं जिससे कोई भी डिले ना हो, ठीक है. वही इसका एक इम्पॉर्टेंस भी है और पर्पस भी रहता है. क्लास मीटिंग्स, जैसे नाम है, देखिए अ क्लास मीटिंग इज हेल्ड फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप और क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स सच एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स. कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जिसमें इन्वॉल्व है या जिस डिसीजंस का इम्पैक्ट उन पर आने वाला है, तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अगर कोई मीटिंग बुलाई जाए तो उस केस में उसे कहा जाएगा क्लास मीटिंग. वैसे ही फॉर अनदर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा डिसीजन है जिसमें डिविडेंड ज़्यादा इन्वॉल्व है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इम्पैक्ट होगा तो उन्हीं को बुलाकर
एक मीटिंग रखी जाएगी, तो इस केस में भी इस मीटिंग को बुलाया जाएगा क्लास मीटिंग, ठीक है। व्हाट आर द फीचर्स? ओनली अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स कैन अटेंड, जिसके लिए भी वो मेंट है वही। इट इज हेल्ड व्हेन द राइट्स ऑफ दैट क्लास आर अफेक्टेड, ठीक है। जैसे मैंने बोला, अगर ऐसा कुछ डिसीजन वगैरह लेना है जैसे जिसमें उन पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स के राइट्स अफेक्ट होने वाले, तो ऑफकोर्स उन शेयर होल्डर्स को बुला करके वो मीटिंग रखी जाती है, क्योंकि वो वही पर्पस है, तो दूसरे शेयर होल्डर्स को बुलाने की वहां पे जरूरत ही नहीं है। पर्पस टू अप्रूव चेंज इन देयर राइट्स और प्रिविलेजेस, कुछ जो राइट में जो चेंजेस आ रहे हैं, मे बी द राइट्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, मे बी द राइट्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो इस चीज़ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो इन्फॉर्म किए जाएंगे और उनका अप्रूवल सीक किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चेंजिंग द डिविडेंड राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एक एग्जाम्पल है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, उनके फिक्स्ड डिविडेंड तो है ही, अगर उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो क्या किया जाएगा, तो उसके जो चेंजेस हैं उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए इस तरह की मीटिंग बुलाई जाएगी, जहाँ पे सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उस क्लास मीटिंग को अटेंड करेंगे, ठीक है। Next, importance. It protects the interests of different groups of shareholders and ensure fairness. यहाँ पे हर एक जो शेयर होल्डर्स हैं, बी इट इक्विटी शेयर होल्डर्स, बी इट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन है जो उनको इम्पैक्ट करेगी, उनके राइट्स को इम्पैक्ट करेगी, इस तरह की मीटिंग्स को बुला के वो चीज़ें उन्हें बताई जाती हैं, ठीक है, और चेंजेस अप्रूव भी करवाए जाते हैं। इन कंक्लूजन, द शेयर होल्डर्स मीटिंग प्ले अ वाइटल रोल इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अ कंपनी। द AGM इज अ रेगुलर yearly meeting for general discussions and approvals of accounts, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अकाउंट्स जो बनते हैं उसका अप्रूवल लेने के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर एनुअल जनरल मीटिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इट इज़ हेल्ड फॉर अर्जेंट मैटर्स, स्पेशल मैटर्स। क्लास मीटिंग्स आर फोकस्ड ऑन द राइट्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ शेयर होल्डर्स विच वी डिस्कस्ड। Together, these meetings ensure that the shareholders remain informed and actively involved in the company decisions. Overall, किसी भी तरह की मीटिंग हो, the actual क्रक्स और द पर्पस इज कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं कंपनी में, उनकी इंफॉर्मेशन रहे। दे शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड एंड सो दैट इफ दे आर वेल इन्फॉर्म्ड दे कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिसीजंस, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चंस। आई होप कि आप आज जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।